चलिए दोस्तों भाइयों, आज जो हम जीएस का एक देखेंगे। जीएस में हमारी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हिस्ट्री मेनली रहती है, इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है हिस्ट्री का जिससे हम प्रिपेयर करते हैं। तो हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। ये लोग बहुत सारी बुक से पढ़ते हैं, कुछ जीएस लूसेंट से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे अच्छा आसान तरीका है जो मेमोराइज रहता है, हमारे दिमाग में सारी चीज़ें रहती हैं, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स हमारे पास रहते हैं, बहुत सारी एनालिसिस रहती है, तो हम जल्दी से भूलते नहीं हैं। एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें फैक्चुअल और जो फैक्ट्स और एनालिसिस है, दोनों ही चीज़ें हमारी प्रिपेयर हो जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति। कोई भी क्रांति, कोई भी रेवोल्यूशन जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है किसी भी उस देश की प्रजा द्वारा, क्योंकि वो हैप्पी नहीं होती, खुश नहीं रहती। रूमर्स क्या थे, तो अभी जो पेरिस में रेवोल्यूशन हुआ था, जो उसकी राजधानी है फ्रांस की, कब हुआ था, ये फैक्ट्स हमारा याद रखने वाली चीज़ है। ये फैक्ट्स हम याद रख लेंगे। मॉर्निंग ऑफ 1789 में हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ये देखेंगे, हम देखेंगे मेनली जो फ्रेंच की सोसाइटी थी, वो सोसाइटी थी कैसी, इसमें दिखाते हैं। तो इधर आप देख पा रहे होंगे, इसमें सोसाइटी में 3 स्ट्रक्चर्स थे। एक तो क्लर्जी सबसे टॉप पे थी, उसके बाद नोबिलिटी, उसके तीसरे स्टेज पे थी, 3 एस्टेट्स थे बेसिकली। तीसरे स्टेज पे थी बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट्स, ऑफिशियल, लॉयर, जिन्हें जरूरत पड़ती है सरकार में, इन सभी की। उसके नीचे थे पीजेंट्स, आर्टिशियंस, गरीब लोग, जनता थी। जो कुछ कलाकार थे, जैसे आर्टिशियंस हैं हमारे, ये आर्टिशियंस। पीजेंट जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, वो इसमें थे इंक्लूड। स्मॉल पीजेंट जो बड़े आपके खेती वाले लोग नहीं थे, छोटी खेतियां करा करते थे। एक होता था इनके पास बड़ा लैंड मास होता था, पीजेंट्स के पास बहुत बड़ी बड़ी चकबंदियां होती थी, जो भारत में कहते हैं। इनके पास बहुत छोटे छोटे खेत होते थे। कुछ लैंडलेस लेबर होते थे, जिनके पास खेती नहीं होते थे, वो झाड़ी मजदूरी का काम करते थे। और सर्वेंट, नौकर्स, नीची जाति, नीची जो छोटे छोटे काम करते थे, वो सारे सर्वेंट्स कहलाते थे। इन 3 हिस्से में हमारी ये पूरी सोसाइटी बटी हुई थी। सिंपली रीज़न ये था कि उनके यहाँ अमीरी और गरीबी का कॉन्सेप्ट था। जो अमीर थे, बेसिकली इसमें डिक्टेटर कह सकते, मोनार्की थी। तो मोनार्की क्या थी, तो मोनार्की बेसिकली एक ही फैमिली थी जो सब पे रूल करती थी, सालों साल तक रूल करती थी। अब जैसे ये थे हमारे लुइस, ये कितना हो गया 16, ये 10 और ये 16 क्या थे, बर्बन फैमिली के थे। अभी जो तो आप
हम देखते हैं बर्बन बिस्किट्स भी आते हैं, तो बर्बन, यही बर्बन फैमिली थी किंग की, जो एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस की गद्दी पर बैठी। ये फैक्ट्स हैं इसमें। फिर उसके बाद उसके फ्रांस लुइस 16 के बाद 17, 18 इस टाइप से आते रहे, लेकिन उसके जो कारण थे कि भाई इनके जो इतने भी ऑफिसेज हैं और इनका जो खर्चा है, खर्चा पानी कहाँ से चलता है, इन पे वॉर्स भी होते थे, फ्रांस के लोग उस वॉर्स का खर्चा उठाते थे। बेसिकली अर्निंग तो इन लोगों के पास होती है, पीजेंट्स, आर्टिशियन, ये काम करते हैं। फायदा कौन उठाते हैं? नोबिलिटी, क्लर्जी, ये वाले लोग फायदा उठाते थे। अभी हम इसमें ये देखेंगे फ्रांस की क्रांति में कि हमारे तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति चली, वो हमारी चली 1789 जो भी हमने देखा था, उससे लेकर 1815 तक, 1815। उसके कॉजेस क्या थे, क्या कारण थे? उसके हम कारण देखेंगे तो कारण थे अनफेयर क्लास सिस्टम, peasant monarchy and peasant taxes most least able to pay, अनफेयर क्लास सिस्टम था। अमीर और अमीर था, गरीब और गरीब था, बिल्कुल सीधी सी बात थी। रेवोल्यूशन होने का सबसे बड़ा कारण ही यही होता है, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे वो रशिया की क्रांति हो, सबसे बड़ा रीजन यही रहता है, क्लास सिस्टम, कि जो अमीर था वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है, और जो राजा राज करता है वो इन सबको चलाता है। सिर्फ मोनार्की मीन्स, मोनो मीन्स एक, ये हम देखेंगे, मोनो मीन्स एक, अनार्की मीन्स जो राज्य कर रहा, अराजकता, एक के द्वारा किया गया राज्य। पीजेंट टैक्स मोस्ट लीस्ट एबल टू पे, पीजेंट्स जो इतने भी जो खेती बाड़ी करने वाली समुदाय था, टैक्स बहुत ज़्यादा देती थी, कमाती बहुत कम थी। एक्सेसिव एक्सपेंडिंग्स होती थी, बहुत ज़्यादा हम ये खर्च करते थे। कहाँ खर्च करते थे? वॉर्स में। इनके वर्ल्ड वॉर्स चलते रहते थे, फ्रांस का जर्मनी से, फ्रांस का इजिप्ट से, फ्रांस का स्लोवाकिया से। अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये वॉर्स इनके चलते रहते थे। वॉर्स का कारण क्या था? एक लैंड मास से दूसरा लैंड मास लेना, जिस लैंड मास में रह रहे हैं उससे दूसरा लैंड मास लेना। एक्सपेंसिव होते थे वॉर्स। बैड हार्वेस्ट, जब बैड हार्वेस्ट कब होगा? जब हम आउटपुट तो ले रहे हैं, इनपुट हम नहीं दे पा रहे, हम टैक्सेस तो ज़्यादा ले रहे हैं पर उसमें री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे अपने एग्रीकल्चर लैंड में, तो क्या होगा? हार्वेस्ट, खेती खराब होगी, पानी नहीं है, फसल अच्छी नहीं हो पा रही है, क्लाइमेट डिजास्टर बनता जा रहा है। उसके लिए हमें क्लाइमेट रेजिस्टेंस सीड्स वगैरह जो चाहिए होते थे वो नहीं थे, पानी की व्यवस्था, मशीनरी नहीं थी। तो जब हमारा इनपुट अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट कैसे अच्छा आएगा? तो ये सारे हमारे कारण थे रेवोल्यूशन के। उसके बाद जो 3-4 फेसेस में हमारा रेवोल्यूशन कंट्रोल हुआ। जैसे पहला था मॉडरेट फेस, 1789 से 1789 से 1791, 2 साल तक लगभग शुरुआत हुई इसकी। फिर रेडिकल फेस में आए, जोरदार हुआ फेस और आगे की तरफ बढ़ा, फिर और आगे, फिर एज ऑफ नेपोलियन, फिर नेपोलियन का आगमन हुआ लगभग 89 से 99, 10 साल तक ये चलता रहा, जब तक एज ऑफ नेपोलियन
नहीं आया। हुआ क्या था मॉडरेट फेस में कि कुछ बातें इन्होंने मान ली, नेशनल असेंबली बना ली, नेशनल असेंबली बनाई, टेनिस कोर्ट ऑफ ओर्थ लिया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, क्योंकि वहाँ किसी को भी कोई राइट्स नहीं थे। ऐसा जैसे अब राइट्स सारे दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू वॉर, राइट टू आपका जो राइट टू एक्सप्रेशन, ये सारे राइट्स। और जैसे इंडिया में राइट्स हैं, हमने भी इनहेरिट किए हैं दूसरी कंट्रीज से, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये सारे फ्रांस से शुरुआत हुई इन सारे राइट्स की, कि भाई इनके भी कुछ राइट्स होने चाहिए। जो पीजेंट्स हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, और जो नीचे की क्लासेस के लोग हैं, उनके भी कुछ राइट्स होने चाहिए। चुनने का अधिकार भी कुछ होना चाहिए, राइट वोट होना चाहिए। अब इसमें क्या था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, कि भाई जो हमारे सिटीजन्स हैं राइट ऑफ मैन की क्या डिक्लेरेशन किया गया। स्लोगन्स रेवोल्यूशन बिकम लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से आया है। लिबर्टी, पर्सनल आज़ादी, पर्सनल आज़ादी रखी गई। हम कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वर्किंग आवर्स कंट्रोल किए गए, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, इसमें कोई वर्किंग आवर्स नहीं थे, कोई इक्वलिटी नहीं थी। अभी हमने देखे ना 3 स्टेट्स थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, तो उनके लिए तो सारे रूल्स माफ थे, उनके लिए कोई से रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं थे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नीचे वालों के लिए थे। तो इक्वलिटी, जो रूल्स उनके लिए हैं वही रूल्स नीचे वालों के लिए भी हैं, तो इक्वलिटी की गई। फ्रेटर्निटी रखी गई, कि भाईचारा, कि सब इक्वल रहेंगे और सब भाईचारे से चीज़ों को देखा जाएगा। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल कहते हैं इसमें, आगे की तरफ हम पढ़ेंगे तो बेसिकली रूसी क्रांति में, फ्रांस क्रांति में ये सारी चीज़ें रहती है। जो किंग ऑफ 16 था, जिसने यहाँ से शुरुआत हुई थी, वो थ्रेटेंड टू डिसॉल्व असेंबली, असेंबली को डिसॉल्व करने की धमकी दी गई। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बेस्टाइल पे अटैक किया, और मार्च अक्टूबर 1987 mob of angry women march on वर्सलाइल डिमांडिंग ब्रेड, क्योंकि जो फैक्ट्रियाँ थी उसमें लोग लगे हुए रहते थे, खाना मिलता नहीं था, कोई वर्किंग आवर नहीं होता था, किसी का कोई राइट्स नहीं होता था, तो लोग क्या करेंगे, लोग विद्रोह करेंगे। तो इन्होंने करना शुरू किया। फिर रेडिकल फेस में, रेडिकल मीन्स लोग जागरूक हुए, थोड़ा लोगों ने असेंबली कंट्रोल किया। तो रेडिकल्स, जो कह सकते हैं उग्रवादी लोग, उग्रवादी एक होता रेडिकल्स, तो उन्होंने अपनी कंट्रोल किया नेशनल असेंबली पे, और एक नेशनल कन्वेंशन लागू किया, जिसने मोनार्की, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो फ्रांस के ये साहब थे, ये मोनार्की थी, एक ही के द्वारा, एक ही फैमिली के द्वारा चलाई जा रही थी, इसमें किसी का कोई राइट्स नहीं था, चुनने का कोई अधिकार नहीं था। और जब नेशनल कन्वेंशन बना हमारा, उसके बाद हमारे फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर रिपब्लिक। लोगों द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएंगी ये सारी चीज़ें। फिर बहरहाल क्या था कि जितनी भी स्ट्रीट्स थी, 4000 स्ट्रीट्स पेरिस में रीनेम्ड हुई, जैसे अभी चल रहा है यूपी में, बहुत सारी जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। तो बहरहाल फ्रांस में भी यही था कि जो राजा रानी के नाम थे सब बदले गए, रेवोल्यूशनरी के नामों पर रखा गया, जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने
जिन्होंने कह सकते हैं कि क्रांतिकारी जितने भी थे उन्होंने अपने अपने नामों पर रखा गया। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ किंग लुइस, देखो इसमें पिक्चर में दिखाया जा रहा है एग्जीक्यूशन, कैसे उसे फांसी दी गई। फिर न्यू फ्रेंच रिपब्लिक में आया क्या, नए फ्रेंच रिपब्लिक में क्या आया कि नई हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी बनी। लेजिस्लेटिव बॉडी जहां लोग एकत्रित होते हैं, चुने जाते हैं, और जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेम वहाँ ये कॉन्सेप्ट था। और उन्होंने क्या किया गया कि दो ग्रुप्स थे, एक तो रेडिकल जैकोबिन्स जिसे कहते हैं, ये जैकोबिन्स रेडिकल, क्रांतिकारी दो तरह के, उदारवादी हिंदी में कहते हैं उदारवादी, और एक मॉडरेट्स थे जो चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हैंडल करते थे, चीज़ों को लिखत पढ़त तरीके से समझाते थे लोगों को कि लिखत पढ़त तरीके से हमारे राइट्स जो है वो हम एप्लीकेशन बेस्ड पे ऑफिसर्स या राजा या जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनी है उसे देंगे। अपने जितने भी राइट्स हैं वो हम एक्सरसाइज करेंगे, राइट्स हम बताएंगे कि हमारे ये दिक्कतें। और एक रेडिकल्स थे जो सिर्फ हथियार उठाते थे, हथियार, कि इन्हें सिर्फ समझाना है तो हथियारों की वजह से समझाना पड़ेगा, ये कागजी कार्रवाई में विश्वास नहीं रखते थे रेडी। तो दो ग्रुप्स हुए, एक जैकोबिन्स और एक जिरोंडिस्ट्स। तो जैकोबिन का आपने देखा होगा कि जैकोबिन जो हमारे ये जो बना है ग्रुप, उसके हमारे एक मेंबर भी थे भारतीय देश के राजा थे उस समय के, मराठा राजा, मराठाओं में से एक थे साहू जी, या अभी एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है। वो इस जैकोबिन क्लब के मेंबर भी रहे थे। फिर 1793 डेंजर थ्रेटन फ्रांस फ्रॉम ऑल साइड, सारी चारों तरफ से फ्रांस को धमकियां मिलनी शुरू हुई। तो कंट्री के साथ वॉर हुआ, किसके साथ, यूरोप, इंग्लैंड, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्पेन, और उसके साथ फिर वॉर होते गए। इस तरह से मैप दे रखा है, देखें फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया रिपब्लिक, स्पेन इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर एक कमेटी बनी, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, कई बार पूछा जाता है कि कब बनी, तो 1793 में, क्योंकि सारी जगह अराजकता फैली हुई थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, तो उस को रिस्टोर करने के लिए, उस ऑर्डर को लाने के लिए हमारी ये कमेटी बनी। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाकी इतना आपको याद रहेगा तो फिर आगे हम देखेंगे आगे की क्लासेस में, और हम पढ़ेंगे लेक्चर्स में कि और फिर उसके बाद कितना क्या ग्रोथ हुआ यूरोप में फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद, और जितने भी सटे हुए जो कंट्रीज थी उनकी डिमांड्स क्या थी, नेपोलियन का उदय कब हुआ, राइज ऑफ नेपोलियन कैसे हुआ, वो सब हम विस्तार में देखेंगे। अभी के लिए कुछ फैक्चुअल, कुछ एनालिसिस जो मैंने बताया है आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, जो आपको देखना है। और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।